डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारतवर्ष के लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार हर व्यक्ति को जीवन के हर पड़ाव पर सपने देखना चाहिए और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। इनका कहना था कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होने चाहिए जो हमें कभी सोने ना दे। वे अपने जीवन के संपूर्ण यात्रा को इस वाक्य द्वारा संक्षिप्त में प्रस्तुत करते थे। बच्चों को दिया गया प्यार, संघर्ष, अधिक संघर्ष, कड़वे आंसू, फिर मीठे आंसू और अंततः एक सुंदर सा जीवन और पूर्ण चंद्रमा को देखने के समान सुकून। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनके संघर्ष की कहानी और देश के लिए दिया गया योगदान आज भी पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सही मायने में एक विद्यार्थी के लिए उनसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत कोई नहीं हो सकता है। Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you. 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियामा था। ये 5 भाई और एक बहन थे और भाइयों में सबसे छोटे कलाम थे। इनके पिताजी का बोट बिल्डिंग यानी कि नाव बनाने का बिजनेस था। इनके पिताजी हर सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। ये न ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही धनवान थे। कलाम अपने पिताजी से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं की तरह 82 साल की उम्र तक वो दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करते थे। उनका कहना था कि दिन का यह छोटा सा समय हमें प्रकृति से जोड़ता है। प्राचीन काल से ही रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने सीता माता को छुड़ाने के लिए यहीं पर रुककर पुल का निर्माण किए थे। जो लोग रामेश्वर आते थे वो धनुषकोडी जरूर जाते थे, क्योंकि यह तीर्थ का एक भाग था। यहाँ के सागर संगम में स्नान को पवित्र माना जाता है। यह संगम बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन स्थल है। कलाम के पिताजी नाव बनाकर इन्हीं तीर्थ स्थानों पर ले जाने के लिए फेरी का बिजनेस करते थे। कलाम के लिए उन नावों को मेटल और वुड के टुकड़ों से बनते देखना इंजीनियरिंग की दुनिया में उनका पहला परिचय था। इस दौरान कलाम की मुलाकात उनके कज़न अहमद जलालुद्दीन से होती है, जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं। अहमद जलालुद्दीन ही थे जिन्होंने सबसे पहले कलाम के अंदर सीखने की इच्छा को पहचाने थे। जलालुद्दीन इंग्लिश को पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। वे कलाम को वैज्ञानिकों और उनके आविष्कार, लिटरेचर और चिकित्सा के बारे में समझाते थे। उनके साथ रहने से बचपन में ही कलाम के दिमाग में तरह तरह के आइडियाज़ और एम्बिशंस घर बनाने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आता है और सब कुछ खत्म कर देता है। उनके पिताजी का सारा नाव बर्बाद हो जाता है। चूँकि पहले से ही घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, एक घटना के बाद चीज़ें और बेकार हो जाती है। घर की स्थिति को देखते हुए कलाम 8 साल की उम्र से ही न्यूज पेपर के वितरण का काम करने लगे। इसके जरिए कलाम देश और विदेश के सारे घटनाओं से भी परिचित हो जाते थे। सुबह 4 बजे उनके गणित की ट्यूशन्स थी और आते ही 5 बजे अरबिक स्कूल कोरन शरीफ सीखने जाते थे। कोरन शरीफ का लेसन खत्म होने के बाद वो बिना देरी किए हुए मद्रास धनुषकोडी मेल का इंतजार करते थे, जहाँ से उन्हें न्यूज़पेपर मिलता था बांटने के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी से उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी, पर वो अंदर ही अंदर गर्व महसूस भी करती थी।
कलाम अपनी माँ के सामने अपने चेहरे पर हंसता हुआ रूप दिखाते थे ताकि वो चिंता ना करे। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तो उनके शिक्षक पक्षी के उड़ाने के तरीके के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन क्लास के छात्रों को समझ नहीं आ रहा था। तो शिक्षक उन्हें प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए समुद्री तट पर ले जाते हैं और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर समझाते हैं। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम तय कर लेते हैं कि बड़ा होकर मुझे एरोनॉटिक्स फील्ड में जाना है। कलाम जब 3री कक्षा में थे तो एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें मुस्लिम धर्म होने के कारण उन्हें अलग बैठने को बोला था। उनके अंदर हर धर्म के प्रति सम्मान था। कलाम बाइबल, कुरान, भागवत गीता सबका अध्ययन करते थे। उनका कहना था कि महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है, लेकिन छोटे लोग धर्म को लड़ाई का एक उपकरण बनाते हैं। कलाम के अंदर के पोटेंशियल को उनके कज़न अहमद जलालुद्दीन ने पहले परखा था। जब कलाम दूसरे शहर में पढ़ाई करना चाहते थे तो जलालुद्दीन ने ही रामेश्वरम से रामनाथपुरम जाने का अरेंजमेंट किए थे, जहां पर कलाम स्क्वाज हाई स्कूल में एडमिशन किए थे। सपनों और इच्छाओं को पूरी करने के लिए शिक्षा की ज़रूरतों के बारे में जलालुद्दीन कलाम को समझाते थे। कलाम के लिए जलालुद्दीन उनका दोस्त और मेंटर दोनों थे। बाद में कलाम की बहन जोहरा और जलालुद्दीन का शादी हो जाता है। स्कूल खत्म करने के बाद कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जिसमें उनकी बहन जोहरा और जलालुद्दीन ने फाइनेंशियल हेल्प किए थे। जब वे MIT में थे तब उनके डिजाइन टीचर प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, जो MIT के हेड भी थे। एक बार सारे स्टूडेंट्स को 4-4 लोगों का एक ग्रुप बनाने के लिए बोला गया और सबको अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए दिया गया। कलाम और उनकी टीम को लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए दिया गया। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद डिजाइन तैयार हो जाता है। प्रोफेसर श्रीनिवासन जब डिजाइन को देखते हैं तो वे बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छा नहीं है कलाम, मुझे आपसे बेहतर की उम्मीद थी। इसे देखकर मैं निराश हूँ। आप इतने योग्य हों और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर कलाम शौक रह गए। वे क्लास में कभी भी किसी शिक्षक का आलोचना नहीं सुने थे। कलाम बेस्ट स्टूडेंट थे। प्रोफेसर ने उन्हें फिर से सिर्फ 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कहा और न कर पाने पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ऐसा धमकी भी दिया गया। कलाम के लिए स्कॉलरशिप ही एकमात्र ऐसा रास्ता था जिससे वे कॉलेज में रह सकते थे। इसके बिना वे आगे पढ़ नहीं पाते। उनके आंखों के सामने उनके माता पिता, बहन, जलालुद्दीन, ये सबके सपने खत्म होता हुआ सा दिखने लगा। फिर इससे वो कमज़ोर न होकर प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में लग गए। उन्होंने रात का खाना तक छोड़ दिया और रात भर ड्राइंग बोर्ड पर बैठे रहे। कड़ी मेहनत के बलबूते कलाम ने प्रोजेक्ट को 3 दिन में बना लिया। प्रोफेसर कलाम के प्रोजेक्ट को देखते ही उन्हें गले से लगा लिए और बोले कि तुम वह प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके एक इम्पॉसिबल डेडलाइन दे करके दबा डाल रहा था, पर तुमने कर दिखाया ना। तुमने आउटस्टैंडिंग काम किया कलाम। मैं अपना टीचर होने का फर्ज निभा रहा था। मैं तुम्हारा लिमिट पुश करना चाहता था ताकि तुम अपना ओरिजिनल पोटेंशियल पहचान सको। और ये बात सुनकर कलाम का कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बहुत बढ़ जाता है। MIT में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम बंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम किए, जहां पर वो एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज प्राप्त किए। इस दौरान उनके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई। पहला एयरफोर्स का और दूसरा DTD&P डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आया। दोनों जगहों से इंटरव्यू कॉल्स आए। चूँकि कलाम जी का सपना था आसमान में उड़ने का, वो एयरफोर्स के जॉब के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने दोनों जगहों का इंटरव्यू दिए। एयरफोर्स का रिजल्ट आया तो उनका रैंक 9th आया और सीट केवल 8 थी, और इस तरह उनका एयरफोर्स का पायलट बनने का सपना टूट चुका था। वो इसे निकल नहीं पा रहे थे।
फिर अगले दिन ऋषिकेश गए और गंगा में डुबकी लगाएं। वहाँ पर शिवानंदा आश्रम में स्वामी शिवानंदा से मिले और उन्होंने कलाम को बताया कि अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा असली रास्ता कुछ और है। इस असफलता को भूल जाओ, अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। ये बात कलाम जी के जिंदगी को बदल दिया। कुछ दिन बाद वे DTD&P में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गए। यह DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता था। फिर वे रुके नहीं। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने मिलकर भारत का पहला इंडिजीनियस होवरक्राफ्ट नंदी बनाया, जो शक्ति और नवीनता का प्रतीक बना। पर इस जॉब से वो कन्विंस नहीं थे। इसके बाद वो इनकोस्पायर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कमेटी इंटरव्यू में पास हो गए और रॉकेट इंजीनियर के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर में काम किए। वे डॉक्टर विक्रम साराभाई से बहुत प्रभावित थे। उनकी लीडरशिप इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। 1969 में कलाम को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया गया और भारत का पहला SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया और जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया और इस प्रकार भारत स्पेस एक्सप्लोर करने वाले देशों में जगह बनाया। इन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लीडरशिप में अग्नि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल का डेवलपमेंट किए। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल की सफलता ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का दर्जा भी दिया। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO के सेक्रेटरी पद पर कार्यरत थे। इसके दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। ये टेस्ट USA और जापान जैसे देशों को चकमा दे करके बड़े चतुराई के साथ किया गया और इस प्रकार भारत न्यूक्लियर आर्म्ड राष्ट्र बना। 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट सोमा राजू के साथ कलाम ने एक लो कॉस्ट कोरोनरी स्टेंट का विकास किए, जिसका नाम कलाम राजू स्टेंट रखा गया। 2012 में दोनों ने रूरल एरियाज में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूती देने के लिए टैबलेट कंप्यूटर डिजाइन किए, जिसे कलाम राजू टैबलेट नाम रखा गया और अंततः 25 जुलाई 2002 को ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। ये एक विजनरी लीडर थे। इन्होंने विजन 2020 का कॉन्सेप्ट भी लाए थे, जो 2020 के खत्म होने तक भारत को डेवलप्ड कंट्री में बदल दे। भारत के साथ ही साथ विदेश के कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों को मिला करके इन्हें 45 जगहों पर डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, 2007 में किंग्स चार्ल्स द्वितीय पदक, 2008 में वुड्रो विल्सन पुरस्कार और हूवर पुरस्कार, 2009 में वॉन कर्मन किंग्स अवार्ड सारे प्राप्त हुए। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद वे IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। ये बच्चों को बहुत इनकरेज करते थे। इनका कहना था कि देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा के आखिरी बेंच पर भी पाया जा सकता है।